Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. In this lecture series of advanced ordinary differential equation, now we are going to talk about variation of constant formula. वेरिएशन ऑफ कांस्टेंट फार्मूला का इस्तेमाल उन वेक्टर डिफरेंशियल इक्वेशन पे किया जाता है जो कि नॉन होमोजीनियस इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स हों। होमोजीनियस जो प्रॉब्लम है उनको हम पहले सॉल्व कर चुके हैं, जैसा कि हमने पुटज़र एल्गोरिथम से किया। पुटज़र एल्गोरिथम से हम उस वेक्टर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं जिसके लिए आइगन वैल्यूज़ जो है वो हमारे पास रिपीटेड आ रही होती हैं। और उससे पहले हमने इसी तरह से होमोजीनियस वेक्टर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया जिसके लिए हमें डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज़ मिल रही थी। फिर हमने आइगन वेक्टर फाइंड किया। आइगन पेयर जब फाइंड हो गए तो फिर हम किसी भी वेक्टर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए एक थ्योरम हमने इस्तेमाल किया था 2.14 के नाम पे, कि अगर आपके पास कोई आइगन पेयर मौजूद हो तो आप किसी भी वेक्टर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए ई की पावर आइगन वैल्यू और साथ इंडिपेंडेंट वेरिएबल और आपके आइगन वेक्टर जो है उस फॉर्म में सॉल्यूशन लिख सकते हैं। लेकिन अगर नॉन होमोजीनियस आपका सिस्टम हो और इनिशियल कंडीशन हो, और नॉन होमोजीनियस जो है उसमें ये जो ए है आपका, ये कांस्टेंट मैट्रिक्स हो या मैट्रिक्स फंक्शन हो, दोनों पे इसका इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। तो ये हमने एक सिस्टम लिया, लीनियर सिस्टम ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन विद इनिशियल कंडीशन। इसमें देखें तीन आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल हैं, x1, x2 और x3। तीनों के लिए आपके पास 0 पे t=0 पे इनिशियल कंडीशन गिवन है। फर्स्ट अगर आप इक्वेशन को देखें तो ये आपको नज़र आ रही है कि ये नॉन होमोजीनियस है। सेकंड और थर्ड जो है ये होमोजीनियस है, लेकिन ओवरऑल आपका जो ये पूरा सिस्टम यानी पूरी वेक्टर डिफरेंशियल इक्वेशन जो है ये नॉन होमोजीनियस होगी। अगर एक भी इक्वेशन उस सिस्टम में जो शामिल है वो नॉन होमोजीनियस है तो आपका सारा सिस्टम जो है वो नॉन होमोजीनियस कहलाएगा। इसको मैंने मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा। ये एक मैंने वेक्टर जो है बना लिया। वेक्टर हम उस मैट्रिक्स को कहेंगे जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ जो है वो तो कुछ भी हो सकते हैं लेकिन नंबर ऑफ़ कॉलम एक हो, जैसा कि ये है। इसको आप वेक्टर कह सकते हैं। इनको वेक्टर की फॉर्म में लिखा। अब यहाँ से मैंने कोएफिशिएंट जो है वो कलेक्ट किए। तो चूँकि तीन मेरे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है तो मुझे 3/3 का एक कांस्टेंट मैट्रिक्स मिलेगा। और फिर जो मेरे पास अननोन थे जिनकी मैं वैल्यू फाइंड करना चाह रहा हूँ जो कि इस सिस्टम का सॉल्यूशन होगा, उनको मैंने वेक्टर की फॉर्म में लिखा। प्लस इसमें जो नॉन होमोजीनियस टर्म है वो मैंने लिख ली। मसलन फर्स्ट इक्वेशन से जो है वो 2t e⁻t है, सेकंड में 0 0 है विद कंडीशन। इनको भी मैंने मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लिया। अब इसको मैं लिख सकता हूँ x प्राइम = ax प्लस bt। x जो है इसको मैंने इस वेक्टर से डिनोट किया। अब इसका मैं प्राइम लेता हूँ तो इन तीनों के प्राइम आ जाएंगे। इसको a कहा हुआ है और ये जो है ये bt है। bt जो है ये एक वेक्टर फंक्शन है क्योंकि इसमें जो कंपोनेंट हैं, इसके एलिमेंट हैं, वो आपके पास फंक्शंस हैं। और इसी तरह से इसे यूज़ करते हुए मैंने इस इनिशियल कंडीशन को भी इस फॉर्म में लिख लिया। ठीक है, तो हमने इस गिवन सिस्टम को क्या किया, x प्राइम = ax प्लस bt विद दिस कंडीशन इस फॉर्म में लिख लिया। अब इसका सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए, ये चूँकि नॉन होमोजीनियस है तो हमें सबसे पहले इसकी जो एसोसिएटेड होमोजीनियस इक्वेशन है उसको सॉल्व करना है। उसके लिए हमें फंडामेंटल मैट्रिक्स जो है वो फाइंड करना है। हम उसका फिर जनरल सॉल्यूशन लिखेंगे। और नॉन होमोजीनियस के लिए तो हमें पता है कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना होता है। एसोसिएटेड होमोजीनियस के लिए आपको जो है कम्प्लीमेंट्री फंक्शन मिल रहा था, फिर हम पर्टिकुलर इंटेग्रल लिखते हैं, फिर उन दोनों का सम जो होता है वो आपको जनरल सॉल्यूशन मिलता है। और जब इनिशियल कंडीशन साथ हो तो फिर आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिल रहा होता है। अब देखें, ये वही हमने इक्वेशन लिखी, इसकी एसोसिएटेड होमोजीनियस इक्वेशन है x प्राइम = ax।
हमें क्या चाहिए, हमें इसकी आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर चाहिए। अगर तो हमें वो डिस्टिंक्ट मिलते हैं तो हम बड़ी आसानी से इसका जनरल सोल्यूशन लिख लेंगे, और अगर हमें वो रिपीटेड मिलती हैं तो फिर हमें इसके लिए एक्सपोनेंशियल मैट्रिक्स फाइंड करना पड़ेगा, जो कि पुट्ज़र एल्गोरिथम से फाइंड किया जाता है। तो मुझे सबसे पहले क्या चाहिए, मुझे करैक्टरिस्टिक इक्वेशन चाहिए। करैक्टरिस्टिक इक्वेशन जो है वो ये होती है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0। अब पहले नंबर पे मैंने ए माइनस लैम्डा आई फाइंड आउट किया, ये ए लिखा जो कि गिवन था। लैम्डा आई मीन कि आई आपने ए के रिस्पेक्ट में, अगर ए आपका 3/3 का स्क्वायर मैट्रिक्स है तो आई भी आपने ऑर्डर 3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेना है। उसको लैम्डा से मल्टीप्लाई किया, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो आपको ये मिला। अब इसका आपने लेना है डिटर्मिनेंट। ये डिटर्मिनेंट लिखा, इसमें देखें अगर इसको मैं फर्स्ट कॉलम वाइज एक्सपेंड करता हूँ तो ये दोनों एंट्रीज 0 हैं, तो ये सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट जो है ये सर्वाइव करेगा। तो 1 माइनस लैम्डा और ये जो मेरे पास 2/2 का मैट्रिक्स आ जाएगा डिटर्मिनेंट, ये लिखा। इसमें भी ये देखें डायगोनल एलिमेंट्स का प्रोडक्ट सर्वाइव करेगा, नॉन डायगोनल का 0 हो जाएगा। तो मुझे ओवरऑल क्या मिल रहा है, 1 माइनस लैम्डा होल क्यूब इक्वल टू 0। तो लैम्डा की मुझे 3 वैल्यूज़ मिल रही हैं जो कि रिपीटेड है। अब उसी थ्योरम का इस्तेमाल करते हुए 2.14 का अगर मैं इसका सोल्यूशन लिखूं तो मैं इसका सोल्यूशन नहीं लिख पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास देखा जाए तो एक ही आइगन वैल्यू आ रही है, क्योंकि 1 3 टाइम आ रहा है। तो मुझे तीनों दफ़ा जो है वेक्टर वो सेम मिलेगा, तो मुझे सिर्फ एक सोल्यूशन मिलेगा, जबकि मुझे अपने इस कांस्टेंट मैट्रिक्स के मुताबिक मुझे 3 जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन चाहिए। अगर मैं कोशिश करता हूँ कि मैं इससे मसलन ये मैंने आइगन वैल्यू ले ली, इसके कॉरस्पॉन्ड में आइगन वेक्टर फाइंड करता हूँ, तो आइगन वेक्टर के लिए हम लिखते हैं ए माइनस लैम्डा आई एक्स इक्वल टू 0। इसमें ए माइनस आई हम पहले फाइंड कर चुके हुए हैं, यानी ए में से आपने क्या करना है, ये ए है, इसमें से आपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स को माइनस करना है। तो सिर्फ जो आपके मसलन आइडेंटिटी मैट्रिक्स में तो डायगोनल एलिमेंट 1 1 होते हैं, और इस आपके गिवन मैट्रिक्स में भी 1 1 1 है, तो ये सारी 0 हो जाएंगी। सिर्फ आपके पास ये जो नॉन ज़ीरो एंट्रीज हैं ये सर्वाइव करेंगी, 2 0 ये जो है। इसको जब वेक्टर से मल्टीप्लाई किया तो आपको ये मिला, इसमें से x2 भी आपको 0 मिल रहा है, x3 भी 0 मिल रहा है, x1 इंडिपेंडेंट है, उसको मैं a लिख लेता हूँ, और a मेरे पास कोई रियल नंबर है। अगर मैं उस a को 1 ले लूँ तो x2 मुझे पहले से 0 मिला है, x3 भी 0 मिला है, तो x1 मुझे क्या मिल जाएगा 1, क्योंकि x1 को मैंने a लिया और a को मैंने 1 लिया, तो मैं वेक्टर लिख पाऊँगा 1 0 0। तो आइगन पेयर मुझे मिला 1, मेरे पास आइगन वैल्यू थी और ये आइगन वेक्टर मिल गया, और 1 एक लीनियर इंडिपेंडेंट सोल्यूशन मैं इस फॉर्म में थ्योरम 2.14 का इस्तेमाल करते हुए मैं लिख लूँगा xt इक्वल टू e की पावर t 1 0 0 यानी e की पावर t 0 0। लेकिन ये इस प्रॉब्लम के जनरल सोल्यूशन के लिए इनफ नहीं है, क्योंकि मुझे 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन चाहिए, और 3 लीनियर इंडिपेंडेंट सोल्यूशन मुझे इस थ्योरम से 2.14 से नहीं मिलेंगे, वो मुझे मिलेंगे बाय पुट्ज़र एल्गोरिथम, क्योंकि पुट्ज़र एल्गोरिथम ही आपको रिपीटेड आइगन वैल्यूज़ के लिए जो है वो सोल्यूशन प्रोवाइड करता है। अब यहाँ पे हमने लिखा कॉरस्पॉन्डिंग टू द आइगन वैल्यू 1, क्योंकि एक ही आइगन वैल्यू हमें 3 दफ़ा मिली है। देयर इज़ ओनली 1 लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर, तो उसके बदले एक ही आइगन वेक्टर भी आपको मिलेगा। सो वी कैन नॉट यूज़, फिर हम इस थ्योरम का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, ये जिसका मैंने बार बार जिक्र किया 2.14। ये तो अगर मुझे 3 डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज़ मिलती तो फिर मैं इसकी मदद से 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन लिख लेता, उससे मैं फंडामेंटल मैट्रिक्स जनरेट करता और उसका सोल्यूशन लिख लेता गिवन इक्वेशन का, लेकिन ये तो मैं इस्तेमाल नहीं कर पाऊँगा। तो फिर टू सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन वी विल यूज़ पुट्ज़र एल्गोरिथम, हमें पुट्ज़र एल्गोरिथम का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो कि ये है, ये हम पहले देख चुके हैं। उसके लिए क्या करते हैं कि ये आपके पास नंबर ऑफ आइगन वैल्यूज़ हैं मैट्रिक्स ए के लिए, तो आप एक्सपोनेंशियल मैट्रिक्स फाइंड करना चाहते हैं। ई की पावर 80 इक्वल टू, इसे लिखा जाता है सिग्मा k 0 to n-1। n जो है ये आपके पास नंबर ऑफ़ आइगन वैल्यूज़ हैं, उनकी तादाद से एक नंबर कम आपने इसका सम लेके चलना होता है, pk + 1 mk। अब k को आपने, क्योंकि आपके पास जो है यहाँ पे 3 आइगन वैल्यूज़ हैं 1 1 1, तो आप इसे क्या लिखेंगे k 0 to 2 3 - 1 2, तो pk + 1 mk, तो ये आपको मिलेगा सम जो है वो p1 m0 +
P2 M1 प्लस P3 M2, जबकि M0 हमें पता है ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। और जो M1 और M2 है उनको आप इस तरह से इस प्रोडक्ट की मदद से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप M1 फाइंड करना चाह रहे हैं तो आप क्या करेंगे, K को 1 से रिप्लेस करेंगे तो I1 to 1 यानी एक ही आपके पास फैक्टर रहेगा A माइनस लैम्डा 1 I, और लैम्डा 1 आपके पास 1 नहीं है तो A माइनस आप I लिख लेंगे। अगर आप M2 फाइंड करना चाह रहे हैं तो इसे आप लिख लेंगे I1 to 2 A माइनस लैम्डा 1 I प्रोडक्ट A माइनस लैम्डा 2 I, क्योंकि ये प्रोडक्ट है 1 से 2, क्योंकि K आपने 2 लिया हुआ है M2 के लिए, इस वजह से ये बनेगा A माइनस लैम्डा 1 I इंटू A माइनस लैम्डा 2 I, और 1 लैम्डा 1 जो है वो भी 1 है, लैम्डा 2 भी 1 है, तो ये दोनों फैक्टर A माइनस I इंटू A माइनस I बनेगा, जिसे मैं A माइनस I स्क्वायर लिख लूँगा, वो होगा आपका M2। तो ये मैट्रिक्स जो है M0, M1 और M2 तो आपको मिल जाएंगे। रह जाएंगे इसके अंदर जो आपने P1, P2, P3 लिखे हुए हैं, तो वो P1, P2, 3 हमने ये लिख लिए। ठीक है, ये वेक्टर फंक्शन हमने एक लिख लिया। ये सॉल्यूशन होगा इस इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का। P प्राइम इक्वल टू लैम्डा 1 आपकी फर्स्ट आइगन वैल्यू, उसके बाद 0 0 फिर 1, फिर अगली आइगन वैल्यू, फिर 0 फिर 0 1 और लास्ट आइगन वैल्यू। ये आपका, क्योंकि ये n बाई n मैट्रिक्स लिखा हुआ है, आपके पास 3 ही आइगन वैल्यूज़ हैं, तो ये 3/3 तक ही रिड्यूस रह जाएगा। P और फिर P एट 0, ये क्या मिलेंगे आपको, फर्स्ट जो है ना P1 एट 0 1 होगा, P2 एट 0 0 और P3 एट 0 वो भी 0, ये भी 3 तक रिड्यूस रह जाएगा। इस सिस्टम को हम सॉल्व करके P1 P2 P3 फाइंड करेंगे, वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। M0 M1 M2 हम पहले इसके बारे में देख चुके हैं कि वो क्या आएंगे, उन सब को मल्टीप्लाई करके ऐड अप करेंगे तो हमें e की पावर AT मिलेगा। ये हम देखते हैं प्रॉब्लम के अंदर। अब देखें जी, ये हमने लिख लिया e की पावर AT सिग्मा के 0 to n माइनस 1 पी के प्लस 1 एम के, जो हम यहाँ पे जिक्र कर रहे थे ये। अब आइगन वैल्यू हमें पता है कि वो 3 है, तो ये n जो है ये नंबर ऑफ आइगन वैल्यू को डिनोट कर रहा है, तो 3 माइनस 1 ये रह जाएगा 2। तो इस में जब हम k को 0 1 2 रिप्लेस करेंगे तो हमें मिला P1 M0 P2 M1 प्लस P3 M2। M0 का हम कह चुके हैं कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। उसके बाद MK को हम इस तरह से प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखते हैं, तो अगर मैं K को 1 लिखता हूँ तो M1, तो ये चूँकि I1 to 1 नहीं, तो ये मुझे एक ही फैक्टर मिलेगा A माइनस लैम्डा 1 I, लैम्डा 1 मेरे पास 1 है तो A माइनस I, मुझे A और I का जो है डिफरेंस वो यहाँ पे फाइंड करना है, तो ये मुझे मिल गया M1। इसी तरह से मैं M2 के लिए इस K को 2 से रिप्लेस कर देता हूँ, ये मुझे मिल जाएगा M2 प्रोडक्ट ऑफ I इक्वल 1 to 2, चूँकि ये K है तो ये 2 तक A माइनस लैम्डा I। मुझे क्या करना, I को एक दफ़ा 1 लेना है, एक दफ़ा 2 लेना और उन दोनों फैक्टर का प्रोडक्ट लिखना है। तो M2 मुझे मिला A माइनस लैम्डा 1 I A माइनस लैम्डा 2 I, ये 1 और ये 2। अब चूँकि हैं दोनों सेम, इस वजह से ये लैम्डा 1 ही लिखे हुए, तो ये भी A माइनस I, ये भी A माइनस I, तो A माइनस I स्क्वायर। A माइनस I हम ये लिख चुके हैं, इसका स्क्वायर आपको ये मिल जाएगा। तो M0 M1 M2 तो आपने लिख लिए जो यहाँ आपको चाहिए थे इसके लिए, e की पावर AT के लिए, यानी एक्सपोनेंशियल मैट्रिक्स के लिए। रह गए पीछे P1 P2 P3। जब आप ये फाइंड कर लेंगे तो आप P1 को M0 से, P2 को M1 से, P3 को M2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इनका सम फाइंड करेंगे तो आपको एक्सपोनेंशियल मैट्रिक्स मिल जाएगा, जिसको आप फंडामेंटल मैट्रिक्स कहेंगे, और उसी की मदद से हम गिवन एसोसिएटेड होमोजीनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन लिखेंगे। तो पुट्ज़र एल्गोरिथम में फिर हमने ये लिखा कि ये जो हमारे पास Pk प्लस 1t था वो ये हमने लिखे हुए हैं, ये अननोन वेक्टर हैं और ये सॉल्यूशन होंगे इस प्रॉब्लम के। तो ये प्रॉब्लम हमने ये लिखी, वही इसको रिड्यूस करके, उसी को रिड्यूस करके लिखा हुआ है 3 तक, P1 P2 P3 सॉल्यूशन ऑफ द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम P प्राइम T लैम्डा 1 0 0 1 लैम्डा 2 0 0 1 लैम्डा 3। उसी एल्गोरिथम से हमने ये लिखा है सारा। अब P जो है ये तो P1 P2 P3 वेक्टर के इक्वल है, तो इसको जब वेक्टर से रिप्लेस करेंगे तो उन तीनों के प्राइम आ जाएंगे। लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 तीनों 1 1 है, तो ये 1 1 आ गए।
पी को दोबारा इससे रिप्लेस किया विद, इसी तरह से इस पी को इससे रिप्लेस किया तो टी को 0 रखा। तो ये, तो इससे मैं क्या करता हूँ, दोबारा से इसे वेक्टर फॉर्म से मैं इक्वेशन फॉर्म में लिख लेता हूँ, मैट्रिक्स फॉर्म से। तो ये बनेगा, पहले इनको प्रोडक्ट करें तो इसका क्योंकि आर्डर जो है वो 3/3 है, इसका आर्डर 3/1 है, तो मुझे जो प्रोडक्ट मिलना है वो 3/1 मिलना है। तो फर्स्ट जो होगा इसका एलिमेंट 3/1 जो आपको मैट्रिक्स मिलना है इन दोनों का रिजल्टेंट, उसका फर्स्ट एलिमेंट होगा P1T, सेकंड होगा P1 + P2, थर्ड होगा P2 + P3। तो वो फर्स्ट वाला इसके इक्वल होगा, सेकंड वाला इसके इक्वल, थर्ड वाला इसके इक्वल, तो वो ये लिखे हुए हैं इनके प्रोडक्ट में। आपको पता है दो मैट्रिक्स जब सेम हो तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो है वो सेम होती हैं। तो P1 प्राइम इक्वल टू P1, P2 प्राइम P1 + P2, P3 प्राइम P2 + P3, और ये साथ में की कंडीशन P1 @ 0 = 1, P2 @ 0 = 0, P3 @ 0 = 0। ये तीन आपको डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गई हैं फर्स्ट ऑर्डर। इन तीनों को आप सॉल्व करेंगे इन इनिशियल कंडीशन को इस्तेमाल करते हुए, तो आपको P1, P2, P3 फाइंड आउट हो जाएंगे। M0, M1, M2 आप पहले से फाइंड है, यहाँ आप इस एक्सप्रेशन में रखेंगे तो आपको e⁻80 जो रिक्वायर्ड आपका सॉल्यूशन है वो मिल जाएगा। अब देखते हैं इन तीनों को सॉल्व करते हैं बारी बारी। पहले हम P1 प्राइम इक्वल टू P1 विद P1 0 = 0 ये करते हैं। ये हमने वो लिख ली, इस पे डिवाइड किया तो इस साइड पे 1 रह गया, इंटीग्रेट किया तो log ऑफ P1T इक्वल टू इसकी इंटीग्रेशन T प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन log ऑफ C। अब इसको मैं अगर एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखता हूँ e की पावर में, तो ये मेरे पास e की पावर log, ये e की पावर log कैंसिल हो जाता है, P1T रह जाएगा और ये सारा e की पावर में आ जाएगा, e की पावर T प्लस log ऑफ C। इसमें e की पावर T मल्टीप्लाई e की पावर log ऑफ C, ये दोबारा से e की पावर और log कैंसिल हो जाएंगे तो c की पावर t रह जाएगा। कंडीशन मेरे पास ये थी, यानी t अगर 0 हो तो P1 आपका क्या होता है 1। इसमें मैं क्या करता हूँ, t को 0 रिप्लेस कर देता हूँ, तो ये P1 0 इक्वल टू c e की पावर 0। इसमें ये P1 0 जो है ये तो 1 है, इसको 1 रखा तो e की पावर 0 1, तो c मेरे पास मिल गया मुझे 1 के इक्वल, वो मैं यहाँ पे रिप्लेस कर दूंगा तो P1T मुझे मिल जाएगा e की पावर t के इक्वल। P1T तो मुझे मिल गया। अब दूसरी इक्वेशन मैं लेता हूँ, P2 प्राइम इक्वल टू P1 + P2 विद P2 @ 0 = 0। तो P2 प्राइम इसमें ये इस P2 को मैं इधर शिफ्ट करता हूँ, ये इधर आगे माइनस हो जाएगा इक्वल टू P1 मैं फाइंड कर चुका हूँ e की पावर t, वो यहाँ पे लिख लिया। ये देखें ये आपको एक मिल रही है फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, और इसका सोल्यूशन हम फाइंड करते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर से। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसका होता है ये जो इसमें P2T है इसका जो कॉफिशिएंट है e की पावर इंटेग्रल और वो कॉफिशिएंट, और इसको इंटीग्रेट किया जाता है विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो ये मिल जाएगी मुझे e की पावर -t। जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम फाइंड कर लेते हैं तो उससे हमने मल्टीप्लाई करना होता है इस इक्वेशन से मल्टीप्लाई किया, तीनों टर्म मल्टीप्लाई हुई, ये बन गई। इन दो को मैं इस तरह से डिफरेंशियल की फॉर्म में लिख सकता हूँ। मसलन मैं अगर ये डेरिवेटिव अप्लाई करता हूँ तो मुझे दोबारा से ये दोनों टर्म मिलेंगी इक्वल टू, इन दोनों का प्रोडक्ट 1 मिला। अब मैं इसको इंटीग्रेट करता हूँ इस साइड से, ये डेरिवेटिव कैंसिल हो जाएगा, ये आपके पास रह जाएगा सिर्फ इक्वल टू 1 की इंटीग्रेशन t प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। e की पावर -t से मैं क्या करता हूँ, डिवाइड कर देता हूँ पूरी इक्वेशन को। यहाँ पे मेरे पास P2 रह गया, और इधर क्योंकि e की पावर -t से कर रहा हूँ, डिनोमिनेटर से जब नॉमिनेटर में जाएगा तो e की पावर t बन जाएगा, तो ये t की पावर t प्लस c की पावर t। अब मुझे क्या करना है, t को 0 से रिप्लेस करना है। t को 0 से रिप्लेस किया तो P2 @ 0 = 0, ये 0 लिख लिया, और ये भी जब t को 0 लिखूंगा तो ये 0, और इस साइड पे मेरे पास c रह जाएगा, तो c मुझे क्या मिल जाएगा 0। जब c को मैं 0 यहाँ पे लिखूंगा यहाँ पे, तो ये सारी टर्म 0 हो जाएगी, तो P2 मेरे पास रह जाएगा t e की पावर t। इसी तरह से थर्ड इक्वेशन, ये भी मेरे पास एक फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्योंकि P2 मैं ये फाइंड कर चुका हूँ t e की पावर t, वो मैं इसकी जगह रिप्लेस कर दूंगा। पहले मैं इसे इधर शिफ्ट कर रहा हूँ, उसके बाद P2 की जगह मैं उसकी ये वैल्यू जो मैंने फाइंड की है वो लिखी, ये भी फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसका भी वही e की पावर -t, उसी तरह से मैंने इसे मल्टीप्लाई किया, फिर इसको डिफरेंशियल की फॉर्म में लिखा, इंटीग्रेट किया, तो यहाँ पे इस साइड पे t आ रहा है तो इसकी इंटीग्रेशन t² + 2 + c। इनिशियल कंडीशन अप्लाई की t @ 0 पे, तो P3 @ 0 पे 0 है, ये 0 आ गया, और इस साइड पे ये t चूँकि एज अ मल्टीपल है, तो जब मैं t को 0 रिप्लेस करूँगा ये सारी टर्म 0 हो जाएगी,
और सी मेरे पास रह जाएगा राइट साइड पर, लेफ्ट साइड पर 0 रह जाएगा, सी की वैल्यू मुझे 0 मिल जाएगी। और सी की वैल्यू जब मैंने 0 यहाँ पे रिप्लेस की तो मुझे P3 मिल जाएगा T² 2 e⁻t। मुझे P1, P2 और P3 तीनों जो है फाइंड आउट हो चुके हैं। M0, M1, M2 पहले से फाइंड आउट है। अब मैं e⁻at फाइंड आउट कर लूँगा। ये देखें वो मैंने लिखा e⁻at और ये जो एक्सप्रेशन थी वो लिखी, इनमें मैंने वो वैल्यूज़ उनकी रिप्लेस की है। P1 मुझे ET मिला, M0 था आइडेंटिटी मैट्रिक्स, फिर P2 मुझे ET मिला हुआ है, M1 जो भी था वो लिखा, P3 मुझे T² 2 ET मिला हुआ और M2 ये, इनको अंदर मल्टीप्लाई करें। 0 से तो मल्टीप्लाई करने से 0, ये जो नॉन ज़ीरो जो है टर्म है इनके साथ इनका प्रोडक्ट सिर्फ सर्वाइव करेगा। ये प्रोडक्ट कर लिया, अब इनको ऐड अप किया कॉरस्पॉन्डिंग, आपको पता है कि मैट्रिसेस का जो सम होता है वो सिर्फ कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ को आपने सम करना होता है। तो इनको ऐड किया तो मुझे e⁻at ये मिल गया। अब मैं इसे लिख लेता हूँ कि ये मेरे पास फंडामेंटल मैट्रिक्स है, इसको मैं फाई ऑफ टी से लिख लेता हूँ, क्योंकि डेफिनेशन के अंदर थ्योरम के अंदर हमने उसे फाई टी ही लिखा हुआ है, इस वजह से मैं इसे फाई टी लिख रहा हूँ तो आगे आपको कन्फ्यूजन ना रहे। अब ये फाई टी लिख लिया, इसको मैं फंडामेंटल मैट्रिक्स कह सकता हूँ x प्राइम इक्वल टू ax, जो मेरे पास एसोसिएटिव होमोजीनियस वेक्टर डिफरेंशियल इक्वेशन थी उसके लिए फंडामेंटल मैट्रिक्स कह सकता हूँ। ये थी मेरे पास वो इक्वेशन। अगर मुझे इस फाई टी का डिटर्मिनेंट मिलता है नॉन ज़ीरो मिलता है तो फिर इसके जो कॉलम होंगे वो तीनों कॉलम लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे और उनको मैं लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में लिखूं तो मुझे इस वेक्टर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्योंकि फंडामेंटल मैट्रिक्स हम कहते ही उसी हैं जिसका डिटर्मिनेंट आपको नॉन ज़ीरो मिले। अब इसका मैं डिटर्मिनेंट फाइंड कर रहा हूँ। डिटर्मिनेंट 3/3 का मैट्रिक्स है तो इसको इसी तरह से मैं फर्स्ट कॉलम वाइज मैं डिफरेंशिएट डिटर्मिनेंट इसका फाइंड कर रहा हूँ। तो ये e⁻t और इसका डिटर्मिनेंट मुझे मिलेगा e⁻2t, e⁻2t मल्टीप्लाई e⁻t, और t की जो मर्जी आप वैल्यू ले लें e में जब वो जाएगी तो आपको पता है इसका रिजल्ट आपको ऑलवेज नॉन ज़ीरो ही मिलेगा। तो ये नॉन ज़ीरो, तो 10 कॉलम ऑफ द मैट्रिक्स फंक्शन, इस फाई टी के जो ये कॉलम हैं ये मैट्रिक्स फंक्शन है, चूँकि मैट्रिक्स है और मैट्रिक्स फंक्शन इसलिए क्योंकि इसकी एंट्रीज जो हैं वो फंक्शंस हैं। अगर एंट्रीज इसकी कांस्टेंट होती तो फिर इसको हम कांस्टेंट मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स फंक्शन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसकी एंट्रीज जो है वो फंक्शन है। तो कॉलम ऑफ मैट्रिक्स फंक्शन फाई टी आर कॉल्ड लीनियरली इंडिपेंडेंट, यानी इसके जो कॉलम है इनसे जो आपको वेक्टर मिलने हैं, 3 कॉलम है ना तो 3 वेक्टर मिलेंगे, वो तीनों लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। क्यों? क्योंकि उन 3 कॉलम से हमने जो प्रोड्यूस किया हुआ है फाई टी, उस फाई टी का डिटर्मिनेंट आपको नॉन ज़ीरो मिल रहा है। अब डिटर्मिनेंट ऑफ फाई टी तो हम वैसे फाइंड कर चुके हैं, लेकिन हमने एक थ्योरम पढ़ा था लियोविल थ्योरम। लियोविल थ्योरम से भी हम क्या करते हैं, किसी भी फंडामेंटल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ही फाइंड करते हैं। मसलन ये फाई टी आपके पास क्या है, एक मैट्रिक्स फंक्शन है जिसके कॉलम जो हैं फाई 1, फाई 2, फाई n, वो क्या है, वो लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन है वेक्टर डिफरेंशियल इक्वेशन के। और जिस इंटरवल पे वो सॉल्यूशन है उस इंटरवल का कोई पॉइंट लिया हमने t0, उस t0 के रिस्पेक्ट में हम क्या कर सकते हैं, इस मैट्रिक्स फंक्शन का डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हैं बाय लियोविल थ्योरम। अब t0 जो है हमारे पास वो तो ये था 0, जिस पॉइंट पे आपको इनिशियल कंडीशन गिवन थी वो 0 है, तो t0 आप क्या लेंगे, यहाँ पे 0 लेंगे। अब लियोविल थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ फाई टी इक्वल टू e⁻0 to t, यानी t0 to t से क्या लिख लेंगे हम, 0 to t ट्रेस ऑफ as ds। as अब आपके पास क्या है, as मीन कि आपके पास एक मैट्रिक्स फंक्शन है, लेकिन यहाँ पे मैट्रिक्स फंक्शन नहीं है, यहाँ पे आपके पास ये क्या है, कांस्टेंट मैट्रिक्स है। और लियोविल थ्योरम का इस्तेमाल वैसे ज़्यादातर फाई टी का डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए तब इस्तेमाल होता है जब आपके पास ये जो मैट्रिक्स है A, ये मैट्रिक्स फंक्शन हो, कांस्टेंट मैट्रिक्स ना हो तो फिर तो आप वैसे ही, अगर कांस्टेंट मैट्रिक्स ना हो तो फिर तो आप लियोविल इस्तेमाल करेंगे। अगर कांस्टेंट मैट्रिक्स है तो फिर आप जैसे इस तरह से फाइंड आउट किया इस तरह से भी कर सकते हैं।
लेकिन चूँकि मैं इस वीडियो में तमाम चीज़ें जो हमने पढ़ी हैं उनको मैं वाइंड अप करना चाह रहा हूँ, ताकि अगर किसी के स्टेप की समझ आपको नहीं आई तो वो यहाँ पे क्लियर हो जाए। इस वजह से मैंने लियोविल का इस्तेमाल भी यहाँ पे किया है। तो वैसे यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, जो मेरे पास फंक्शन मैट्रिक्स है उसका ट्रेस चाहिए, लेकिन यहाँ पे फंक्शन मैट्रिक्स नहीं था इस इक्वेशन में, ये कांस्टेंट मैट्रिक्स था। तो इसको मैंने कंसिडर कर लिया। फाई टी हमें ये मिला था लास्ट स्लाइड में। तो हमें क्या करना है, हमें डिटर्मिनेंट ऑफ फाई एट इनिशियल पॉइंट 0 पे फाइंड करना है पहले। तो टी नॉट को मैं क्या ले रहा हूँ 0, क्योंकि मुझे इनिशियल कंडीशन 0 पे गिवन थी। तो फाई 0 पहले मैं फाइंड करता हूँ, फाई टी ये है, फाई 0 में फाइंड करता हूँ, ई की पावर 0 1, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा क्योंकि टी स्क्वायर मल्टीपल के तौर पे आ रहा है, यहाँ भी टी मल्टीपल के तौर पे, ये भी 0, ये सर्वाइव करेगी, ये 1 रह जाएगी, 0 0 और ये 1। अब ये देखें, ये आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मेरा है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होता है 1 और ये नॉन ज़ीरो है। जब ये जो डिटर्मिनेंट है किसी पॉइंट पे नॉन ज़ीरो रहेगा तो आपका ये डिटर्मिनेंट भी नॉन ज़ीरो ही रहेगा। ठीक है, अब देखें डिटर्मिनेंट फाई टी, इसको लिखते हैं ई की पावर टी नॉट 0 था, 0 से टी, ट्रेस ऑफ ए एस डी एस डिटर्मिनेंट ऑफ फाई एट 0। ट्रेस ऑफ ए एस, ये आपके पास ए है, इसका ट्रेस जो है, ट्रेस क्या होता है किसी मैट्रिक्स का, उसके डायगोनल एलिमेंट का सम। तो इसके डायगोनल एलिमेंट तीनों 1 1 है, तो इनका सम क्या मिलेगा आपको 3 मिलेगा। तो ये 3 डी एस डिटर्मिनेंट ऑफ फाई एट 0। इसको जब मैं इंटीग्रेट करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू एस तो मुझे मिलेगी इसकी इंटीग्रेशन 3s। तो जब मैं 0 अप्लाई करूँगा तो वो तो 0 मिलेगी, लेकिन जब मैं t अप्लाई करूँगा तो e की पावर मुझे मिल जाएगी 3s। तो डिटर्मिनेंट ऑफ 0 फाई 0 मुझे 1 मिला हुआ है, 1 से जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे ये क्या मिलेगा, e की पावर 3t, जो कि नॉन ज़ीरो है। और ये हम वैसे पहले लियोविल से पहले हम वैसे भी कर चुके हुए हैं। ये जो है ये आपको e की पावर 3t ही मिला था और लियोविल से भी हमने फाइंड किया तो वो आपको e की पावर 3t ही मिल रहा है। अब लियोविल के बाद उसका एक रिज़ल्ट था कि अगर आपके पास फंडामेंटल मैट्रिक्स हो और फंडामेंटल मैट्रिक्स जिस इंटरवल पे जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है, मसलन यहाँ आपको फंडामेंटल मैट्रिक्स वो मिला था जो कि आपको पुटज़र से मिला, और पुटज़र से जो मिलता है वो आपका एक्सपोनेंशियल मैट्रिक्स होता है, और एक्सपोनेंशियल मैट्रिक्स जो है वो तमाम रियल नंबर पे जो है वो एग्जिस्ट करता है। तो ये यहाँ पे जो आपने एक्सपोनेंशियल फाइंड किया उसी को आपने फंडामेंटल फाई टी लिखा हुआ है ना, तो ये फाई टी भी जो है ये तमाम वैल्यूज़ पे जो है वो एग्जिस्ट करेगा। तो ये जो है रिज़ल्ट लियोविल का ये कहता है कि अगर फंडामेंटल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आ जाए 0 किसी भी वैल्यू पे, उस इंटरवल की किसी वैल्यू पे आ जाए, तो उसके जो कॉलम होंगे उनको आप कहेंगे कि ये लीनियरली डिपेंडेंट है। और अगर उसका डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो आए इंटरवल की किसी भी वैल्यू पे, तो आप फिर कह सकते हैं कि उसके जो कॉलम है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अब देखें ये फाई टी हमने लिखा था, असल में ये e की पावर a था, एक्सपोनेंशियल मैट्रिक्स था। इसको हम क्या करते हैं, इसका हमने वैसे डिटर्मिनेंट फाइंड किया था तो आपको e की पावर 3t मिला था जो कि नॉन ज़ीरो था। तो यहाँ हम देखें ये e की पावर यानी डिटर्मिनेंट ऑफ फाई टी नॉन ज़ीरो किसी भी वैल्यू पे, मसलन पिछली स्लाइड में हमने इसे 0 पे भी फाइंड किया तो ये आपको नॉन ज़ीरो ही मिल रहा था। तो अब चूँकि डिटर्मिनेंट जो है ओवरऑल फॉर ऑल टी, ये देखें ना, अब टी यहाँ पे जो मर्ज़ी रख लें तो e की पावर जो भी आएगी आपको कुछ ना कुछ रिज़ल्ट देगी, नॉन ज़ीरो नहीं आएगा। इस वजह से ये फॉर ऑल टी जो है ये डिटर्मिनेंट इसका नॉन ज़ीरो है। तो जब डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो होगा तो इस मैट्रिक्स के जो कॉलम हैं वो कॉलम लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर होंगे। अब इसके मैंने ये तीनों लिख लिए कॉलम, फर्स्ट को मैंने फाई 1, सेकंड को फाई 2 और थर्ड को फाई 3 कह लिया। तो ये तीनों क्या हैं, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन होंगे इस एसोसिएटेड होमोजीनियस वेक्टर डिफरेंशियल इक्वेशन की। ये भी होगी क्रॉलरी जो है, जितनी भी हमने पीछे डिस्कस की हैं उन सबको मैंने इसमें जो है वो डिस्कस किया हुआ है ताकि आपके सारे कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। अब ये भी एक डेफिनेशन और थ्योरम हमने डिस्कस किया हुआ है कि फाई को आप फंडामेंटल मैट्रिक्स तब कह सकते हैं जब उसका डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो रहे। तो ये हमने फाई लिया था तो इसका डिटर्मिनेंट हम देख चुके हैं 2-3 दफ़ा, लियोविल से भी देखा, वैसे भी देखा है।
उसके बाद वो क्रॉलरी का इस्तेमाल भी किया है, उससे भी हमें लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर मिले। तो इसका डिटर्मिनेंट तो हमें पता है कि वो नॉन ज़ीरो है। तो जब डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो है तो फिर इसको हम कह सकते हैं कि ये फंडामेंटल मैट्रिक्स है। जब आपको फंडामेंटल मैट्रिक्स मिल जाए किसी भी वेक्टर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए, तो फिर आप उस फंडामेंटल मैट्रिक्स की मदद से उस वेक्टर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए उसका जनरल सोल्यूशन लिख सकते हैं। और वो कैसे लिखते हैं, एक्स टी इक्वल टू फाई टी फंडामेंटल मैट्रिक्स, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं किसी वेक्टर से, कांस्टेंट वेक्टर से। ठीक है, तो ये मैंने उस कांस्टेंट वेक्टर से मल्टीप्लाई किया, मैंने फाई टी सी लिखा, ये फाई टी था, और ये मैंने वो कांस्टेंट मैट्रिक्स C1 C2 C3 लिख लिया, इनको मल्टीप्लाई किया। तो आपको पता है इसका ऑर्डर 3/3 है, इसका 3/1 है, तो जो रिजल्टेंट मिलना है उसका ऑर्डर 3/1 होगा। ये 3/1 मिला। इसमें से C1 वाली अलग मैंने कर ली, यानी इस मैट्रिक्स से मैंने 3 मैट्रिक्स बना ले। इस मैट्रिक्स को मैंने 3 मैट्रिक्स के सम के तौर पर लिख लिया। C1 वाली अलग, C2 वाली अलग कर ली, C3 वाली अलग कर ली। अगर मैं इन तीनों को दोबारा से ऐड करता हूँ तो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ ने ऐड होना है, तो मुझे दोबारा से ये मैट्रिक्स मिल जाएगा। इसमें से मैं C1 को बाहर निकाल लेता हूँ, इसमें से C2 को निकाल लेता हूँ, इसमें से C3 को निकाल लेता हूँ। तो ये देखें, ये मेरे पास जनरल सोल्यूशन बन गया इस वेक्टर डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब एक और मेथड है यहाँ पे, अगर आपके पास रिपीटेड आइगन वैल्यूज़ हों तो आप पुटज़र का इस्तेमाल भी ना करें। पुटज़र का इस्तेमाल जो है वो आपके क्वेश्चन को लेंथी कर देगा। तो आप इससे इजीली जो है वो एक्सपोनेंशियल मैट्रिक्स फाइंड कर लेते हैं। मसलन करना क्या है, ये था आपके पास ए, इस ए को आपने ऐसे 2 मैट्रिक्स की फॉर्म में आपने स्प्लिट करना है कि उन दोनों मैट्रिक्स का जो प्रोडक्ट है, मसलन इसको मैंने, इस ए को मैंने इन 2 मैट्रिक्स के सम के तौर पे लिखा। अब इन दोनों का सम जो है वो मैं ये फाइंड कर लूँगा। इसको मैंने बी कह लिया और इसको मैंने सी कह लिया। अब मुझे इस मैट्रिक्स को ऐसे 2 मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है कि उन दोनों का जो प्रोडक्ट है, ये जो बी सी है, बी सी और सी बी मुझे सेम मिले। ये बी था, ये सी था, क्योंकि आपको पता है इन जनरल 2 मैट्रिसेस का प्रोडक्ट सेम नहीं होता। ए बी और बी ए ये सेम नहीं होता। लेकिन अगर आपके पास कांस्टेंट मैट्रिक्स ऐसा हो कि आप उसको 2 मैट्रिसेस की फॉर्म में लिख पाएँ और उन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो इस तरह से बी सी इक्वल टू सी बी मिल जाए, तो फिर आप बढ़िया इजीली जो है वो e की पावर AT फाइंड आउट कर लेंगे। ये ए था, इसे मैंने इन 2 मैट्रिक्स के सम के तौर पे लिखा, इसको मैंने बी कह लिया, इसको सी कह लिया, ये नीचे लिखे हुए। अब ये चूँकि ये देखें बी आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो आइडेंटिटी जो है ये तो इस रिज़ल्ट को फॉलो करता है। बी सी और सी बी आइडेंटिटी से तो ये सेम आएगा। इसका मतलब क्या है कि जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिल गया है। मैंने ए को 2 ऐसे मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लिया है जिन दोनों का प्रोडक्ट बी सी और सी बी सेम आ रहा है। अब मुझे क्या करना है, e की पावर AT क्योंकि फाइंड करना है, तो e की पावर AT इक्वल टू e की पावर a को मैंने b प्लस सी की फॉर्म में लिखा है, तो b प्लस सी लिख लिया। अब इसको अलग अलग किया तो e की पावर BT और e की पावर CT। पहले नंबर पर मैं e की पावर BT फाइंड करता हूँ, तो e की पावर BT, e और b मेरे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स था, ये लिखा साथ t से मल्टीप्लाई किया तो इसके सारे डायगोनल एलिमेंट t होगी। अब ये भी एक रिज़ल्ट है, अगर आपके पास एक्सपोनेंशियल मैट्रिक्स जो है वो डायगोनल मैट्रिक्स हो तो आप उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी ये e की पावर में मैट्रिक्स था तो उसको आप सिर्फ एक मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख सकते हैं जिसकी एंट्रीज जो है वो e की पावर में चली जाएंगी। ये देखें, ये एक्सपोनेंशियल मैट्रिक्स है, e की पावर में मैट्रिक्स है, उसे एक्सपोनेंशियल मैट्रिक्स कहते हैं, और ये डायगोनल है। जब ये डायगोनल होगा तो फिर इसको आप क्या कर सकते हैं, इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं। इसे हम लिख लेंगे e की पावर t, e की पावर t, e की पावर t, बाकी तो वैसे ही नॉन डायगोनल एलिमेंट इसके 0। तो e की पावर BT आपको मिल गया। अब आपको फाइंड करना e की पावर CT। जब आप ये फाइंड कर लेते हैं तो दोनों का प्रोडक्ट आपको e की पावर AT प्रोवाइड कर देगा। बड़ा आसान सा काम है। अब e की पावर CT, आपको पता है e की पावर x जो है उसको जब एक्सपेंड करें तो आपको मिलता है 1 प्लस x स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस x क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, उसकी जो पावर सीरीज़ है। इसी तरह से e की पावर CT की जो पावर सीरीज़ होगी वो ऐसी होगी, उसमें तो 1 होता है, लेकिन यहाँ पे चूँकि मैट्रिसेस हैं तो मैट्रिसेस में
जो 1 है उसका मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्लस सी टी स्केयर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस सी टी क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। आई जो है आपका 3/3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, प्लस सी जो है ये था आपके पास, ये लिखा साथ टी, फिर सी स्केयर, इसका स्केयर जो हमने पीछे वैसे फाइंड किया हुआ है ये लिखा साथ टी स्केयर। इसके बाद जब आप इसका क्यूब लेंगे तो वो आपको नल मैट्रिक्स मिलेगा जिसकी सारी एंट्रीज 0 0 होंगी, तो वो सर्वाइव नहीं करेंगे। इस तरह ये 3 जो है मैट्रिक्स ये सर्वाइव कर रहे हैं। इनको आपने एडअप किया तो आपको ई की पावर सी टी ये मिला। अब क्या करना है, ई की पावर बी टी और ई की पावर सी टी इन दोनों को आपने प्रोडक्ट करना है। ये दोनों लिखे, ये दोनों मैट्रिसेस, इन दोनों मैट्रिसेस का प्रोडक्ट आपको ये मिल रहा है। अब ये देखें ये वाला और जो आपने पुटजर से फाइंड किया हुआ है ये वाला, ये दोनों सेम है। तो आप चाहे पुटजर का यूज़ करें चाहे आप इस शार्ट मेथड का यूज़ कर लें तो आपको एक्सपोनेंशियल मैट्रिक्स यानी फंडामेंटल मैट्रिक्स मिल जाएगा। लेकिन इसके लिए शर्त ये है कि आप ए को ऐसे 2 मैट्रिसेस की फॉर्म में स्प्लिट कर लें जिन दोनों का प्रोडक्ट जो है बी सी और सी बी सेम आए, तब आप इसका यूज़ कर सकते हैं। अब ई की पावर ए टी आपको एक्सपोनेंशियल मैट्रिक्स मिल चुका है। बी टी आपके पास ये था जो आपके पास नॉन होमोजीनियस वेक्टर था, क्योंकि आपने अभी तक सिर्फ एसोसिएटेड होमोजीनियस वेक्टर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया जिसके लिए आपको ये सोल्यूशन मिला है, ये फंडामेंटल मैट्रिक्स। लेकिन प्रॉब्लम जो थी, प्रॉब्लम आपके पास कुछ ऐसे थी, ए एक्स प्लस बी टी। सॉल्व आपने किसको किया, सिर्फ एक्स प्राइम इक्वल टू ए एक्स। अब इसको भी आपने साथ कंसिडर करना है बी टी को, जो कि हम अभी कर रहे हैं ये। अब ये ज़रा रिज़ल्ट देखें, ये रिज़ल्ट क्या कह, अब ये रिज़ल्ट क्या कह रहा है, ये रिज़ल्ट कह रहा है कि अगर ए आपके पास कोई कांस्टेंट मैट्रिक्स है, स्केयर मैट्रिक्स, और बी आपके पास कोई फंक्शन वेक्टर है। ए आपको पता है आपके पास कांस्टेंट मैट्रिक्स था जैसा कि ये, ठीक है, और ये बी है, ये आपके पास फंक्शन वेक्टर है, और साथ है भी ये प्रॉब्लम है ना, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है। तो जब इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम हो, बी आपके पास वेक्टर फंक्शन हो, ए कांस्टेंट हो, तो इस इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का सलूशन आप बाय वेरिएशन ऑफ कांस्टेंट फार्मूला से इस तरह से फाइंड कर लेते हैं। अब हमें ये फाइंड करना है, तो ये देखें एक्स टी ये लिख लिया इक्वल टू ई की पावर ए टी माइनस टी नॉट। टी नॉट ये जो आपके पास इनिशियल कंडीशन थी, और इनिशियल कंडीशन किस पॉइंट पे थी, 0 पे, ये ठीक है। तो टी नॉट तो आपका आ गया 0, तो इसे मैं क्या लिख लूँगा, ई की पावर ए इंटू टी माइनस 0 यानी ई की पावर ए टी। ई की पावर ए टी आपने ये फाइंड किया हुआ है पहले से, ये लिख लिया फिर। और एक्स नॉट आपके पास इनिशियल कंडीशन है जो कि एक्स की वैल्यूज़ हैं, ये जो आपके पास वेक्टर है 2 1 0, ये लिखा वहाँ पे, ये प्लस इंटेग्रल 0 टू टी, उसके बाद ई की पावर ए टी माइनस एस। ई की पावर ए टी आपके पास है, आपको कौन सा एक्सपोनेंशियल मैट्रिक्स लिखना है, ई की पावर ए टी माइनस एस। यानी करना क्या है, ये जो ई की पावर ए टी है इसमें टी को आपने रिप्लेस कर देना है टी माइनस एस से। तो जब इसमें आप टी को टी माइनस एस से रिप्लेस कर देंगे तो आपको ई की पावर ए इंटू टी माइनस एस बी मिल जाएगा, वो लिख लेंगे। फिर बी एस आपके पास बी टी है, इसको आप एस से रिप्लेस कर दें तो बी एस भी मिल गया, और इसको फिर आप इंटीग्रेट करेंगे तो आपको पर्टिकुलर जो है वो इंटेग्रल मिल जाएगा। अब देखें ज़रा, इसमें हम टी को टी माइनस एस से रिप्लेस करते हैं, तो ये बन जाएगा ई की पावर टी माइनस एस 2 टी माइनस एस इंटू ई की पावर टी माइनस एस 2 टी माइनस एस होल स्क्वायर ई की पावर टी माइनस एस। ये सारी टर्म जो मैं बोलता जा रहा हूँ ये लिखी हुई है। फिर 0 ये लिखा हुआ है, ई की पावर टी माइनस एस ये 2 टी माइनस एस इंटू ई की पावर टी माइनस एस ये 0 0 और ई की पावर टी माइनस एस। और फिर बी एस लिखना है तो ये टी की फॉर्म में से हम लिख लेंगे 2s ई की पावर s 0 0 ds। अब देखें इसको इंटीग्रेट तो हमने करना है विद रिस्पेक्ट टू s, इसका मतलब इसमें जो e की पावर t है वो कांस्टेंट ट्रीट हो रहा है, उसको मैं क्या करता हूँ, ये मैं बाहर निकाल रहा हूँ, इसको मैंने बाहर निकाल लिया। लेकिन इससे पहले ये देखें, ये 3/3 का मैट्रिक्स है, ये 3/1 का है, इन दोनों का प्रोडक्ट आपको 3/1 मिलना है। तो
इनका जो भी प्रोडक्ट आ रहा है वो हमने ये लिख लिया, प्लस इस पूरे मैट्रिक्स में से देखें ई की पावर टी सब में है, उसे कॉमन कर लिया तो इंटेग्रल यहाँ रह गया ई की पावर माइनस एस टू टी माइनस एस ई की पावर माइनस एस टू टी माइनस एस होल स्क्वायर ई की पावर माइनस एस जीरो ई की पावर माइनस एस टू टी माइनस एस ई की पावर माइनस एस एंड सो ऑन। और ये इनको भी दोबारा देखें, ये भी 3/3 है, ये 3/1 है, इन दोनों का प्रोडक्ट भी आपको 3/1 मिलना है। तो वो पहले अगर प्रोडक्ट आप फाइंड कर लें तो ये जो आपको इतनी कॉम्प्लिकेटेड टर्म नज़र आ रही है ये सारी की सारी ख़त्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये ई की पावर माइनस एस है, ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ई की पावर एस कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ आपके पास टर्म रह जाएगी 2s। और इसने चूँकि इस ज़ीरो से मल्टीप्लाई होना है, इसने ज़ीरो से मल्टीप्लाई होना है, तो फर्स्ट एंट्री आपके पास सिर्फ 2s रह जाएगी, ये हमने लिख ली हुई है। सेकंड एंट्री में ज़ीरो इससे मल्टीप्लाई होगा ज़ीरो, ये इस ज़ीरो से मल्टीप्लाई होगा ज़ीरो, ये इससे मल्टीप्लाई होगा ज़ीरो, तो जो आपके पास ये एंट्री है ये ज़ीरो रह जाएगी। इसी तरह से ये दोनों ज़ीरो हैं, ये ज़ीरो और ये चूँकि नॉन ज़ीरो है लेकिन इस ज़ीरो से मल्टीप्लाई होकर ये भी ज़ीरो, तो इन दोनों का प्रोडक्ट रिड्यूस होकर सिर्फ आपके पास ये रह गया। इसको आपने इंटीग्रेट करना विद रिस्पेक्ट टू एस, तो इसकी इंटीग्रेशन आपको क्या मिलेगी, एस स्क्वायर, ये क्योंकि एस स्क्वायर बाई टू इससे कैंसिल हो जाएगा, एस स्क्वायर 0 0, अपर लिमिट और लोअर लिमिट का कोई फ़ायदा नहीं, अपर लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगी ई की पावर टी और टी स्क्वायर। ठीक है, ये आपका फर्स्ट मैट्रिक्स ये लिखा हुआ है प्लस ई की पावर टी और ये मैट्रिक्स आपको मिल जाएगा टी स्क्वायर 0 0, मल्टीप्लाई किया तो फर्स्ट मैट्रिक्स ये और इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ई की पावर टी टी स्क्वायर। ठीक है, तो ये मिल जाएगा आपको जनाब इसका पर्टिकुलर सोल्यूशन एक्स टी इक्वल टू 2 ई की पावर टी प्लस 2 टी ई की पावर टी प्लस टी स्क्वायर ई की पावर टी ई टी 0। ये इस नॉन होमोजीनियस वेक्टर डिफरेंशियल इक्वेशन विद इनिशियल कंडीशन का जो है पर्टिकुलर सोल्यूशन आपको मिल गया बाय वेरिएशन ऑफ कांस्टेंट फार्मूला। अब एक और प्रॉब्लम यहाँ पे कंसिडर करते हैं। पहले जो हमने प्रॉब्लम की वो हमने की वेरिएशन ऑफ कांस्टेंट फार्मूला से, लेकिन हमने वेरिएशन ऑफ कांस्टेंट फार्मूला का एक स्पेशल रिज़ल्ट जो है वो इस्तेमाल किया। वो रिज़ल्ट उस प्रॉब्लम पे इस्तेमाल होता था जिसके लिए जो ए है आपका वो, जैसा कि ये देखें, ए आपका कोफिशिएंट मैट्रिक्स था, कांस्टेंट मैट्रिक्स। लेकिन अभी जो हम देख रहे हैं ये ए आपका एक फंक्शन मैट्रिक्स होगा। तो फंक्शन मैट्रिक्स के लिए वेरिएशन ऑफ कांस्टेंट फार्मूला जो है वो इस फॉर्म में आपने इस्तेमाल करना होगा। ठीक है, ये आपको उसी तरह से एक नॉन होमोजीनियस वेक्टर डिफरेंशियल इक्वेशन विद इनिशियल कंडीशन गिवन होगी, जबकि इसमें और उसमें क्या फ़र्क है, उसमें ए जो है वो आपका कांस्टेंट मैट्रिक्स है, यहाँ पे ए जो है ये आपका फंक्शन मैट्रिक्स है, यानी ए एक मैट्रिक्स होगा और इसकी एंट्रीज जो है वो फंक्शन होंगी, कांस्टेंट नहीं होंगी। तो फिर अब वेरिएशन ऑफ कांस्टेंट फार्मूला ये वाला यूज़ करेंगे जो आपने पहले यूज़ किया, वो इसका एक स्पेशल रिजल्ट था फॉर कांस्टेंट मैट्रिक्स के लिए। तो अब आपका वेरिएशन ऑफ कांस्टेंट फार्मूला जो है वो फाई टी, यानी फाई टी जो आपने फंडामेंटल मैट्रिक्स किया होगा फाइंड, फिर उसी फाई टी का आपने इन्वर्स फाइंड करना है इनिशियल पॉइंट पे। ठीक है, और साथ ये अननोन जो है आपके वेरिएबल्स उनकी वैल्यू जो इनिशियल होंगी प्लस फाई टी, फिर वो इनिशियल पॉइंट टी और फाई जो है फाई का आपने इन्वर्स फाइंड करना है, और उसको आपने, क्योंकि वैसे तो फाई टी होगा लेकिन आप उसको लिखेंगे एस से रिप्लेस करके, और ये बी टी है, बी टी को भी जैसे हमने अभी पीछे एस से रिप्लेस करके लिखा है उसी तरह से एस से रिप्लेस करेंगे, और डी एस जब आप इंटीग्रेट कर लेंगे तो ये अपर लिमिट अप्लाई करेंगे तो वो अगेन टी की फॉर्म में ही आ जाएगा, जैसे आपको अभी ये मिला हुआ है टी की फॉर्म में, क्योंकि इंटेग्रल में आपकी अपर लिमिट टी थी। ठीक है, तब देखते हैं इसकी प्रॉब्लम। लेकिन प्रॉब्लम से पहले जो है वही रिज़ल्ट है कि अगर आप उसी तरह से जैसे हमने पीछे जो है वो पुटज़र एल्गोरिथम का इस्तेमाल ना किया जाए तो कैसे हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन को फाइंड करते हैं, उसी तरह से हमने एक रिज़ल्ट यहाँ पे देखना है कि अगर आपके पास वो जो ए टी था, ये ए टी, इसको आप अपने साथ ही मल्टीप्लाई करें तो आपको रिज़ल्ट जो है वो
सेम मिल रहा हो, मसलन एक दफ़ा उसे आप क्या करें ए टी लिखें, एक दफ़ा उसी को टी को आप क्या करें एस से रिप्लेस कर दें, तो आपको एक नया मैट्रिक्स मिल जाएगा ए टी पहले वाला और ए एस बाद वाला। उन दोनों का प्रोडक्ट आप फाइंड करें ए टी ए एस और ए एस ए टी। अगर ये दोनों प्रोडक्ट आपको सेम मिल रहे हैं तो आप क्या कर पाएंगे, आप फंडामेंटल मैट्रिक्स लिख पाएंगे ऐसे ई की पावर टी ना टी ए एस डी एस इस होमोजीनियस वेक्टर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए। कैसे कि आपको जो गिवन है ए टी जो कि मैट्रिक्स फंक्शन है, उससे आप क्या करें एक नया मैट्रिक्स जनरेट करें, सिर्फ टी को आप एस से रिप्लेस कर दें, आपको दो मैट्रिक्स मिल जाएंगे। उन दोनों का प्रोडक्ट ए टी ए एस और ए एस ए टी आप फाइंड करें। अगर वो दोनों सेम आ रहे हैं तो फिर आप क्या कर पाएंगे, इस होमोजीनियस वेक्टर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए आप फंडामेंटल मैट्रिक्स इस फॉर्म में लिख पाएंगे ई की पावर ये आपका इनिशियल पॉइंट टी ए एस डी एस। ये हम प्रॉब्लम में देखते हैं, वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ये प्रॉब्लम है, ये जो अभी हमने दो थ्योरम देखे हैं, कहते हैं उनका इस्तेमाल करते हुए अब क्या करें, ये वेक्टर डिफरेंशियल इक्वेशन है आपके पास इनिशियल वैल्यू जिसमें जो आपका ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स फंक्शन है। ये देखें इसमें 1/t 0 0 2/t है, ये कांस्टेंट नहीं है, ये दोनों फंक्शन है। तो इसका सलूशन आप बताएं, तो उसी का इस्तेमाल करना है हमने। ये 2.40 और 2.42 का जो अभी हमने डिस्कस की है। तो सबसे पहले मुझे फंडामेंटल मैट्रिक्स चाहिए। फंडामेंटल मैट्रिक्स के लिए मैं लिख चुका हूँ कि फंडामेंटल मैट्रिक्स को मैं ऐसे लिख लूँगा ई की पावर इनिशियल पॉइंट टी ए एस डी एस, यानी ये तो तब मैं लगा पाऊँगा ये फंडामेंटल मैट्रिक्स मालूम करने के लिए फार्मूला जब मेरे पास ए एस और ए टी दोनों का प्रोडक्ट जो है वो सेम आ रहा हो। अब ए टी जो है वो तो ये था ए टी, अब इसी को मैं अगर ए एस लिखता हूँ तो मेरे पास जो एंट्रीज आएंगी वो बनेगी 1/s 0 0 2/s और ए टी है 1/t 0 0 2/t। दोनों का प्रोडक्ट मुझे ए टी और ए एस चाहिए। ए टी और ए एस मुझे मिलेगा 1/ts 0 0 4/ts, और अगर मैं ए एस ए टी फाइंड करता हूँ तो वो भी मुझे 1/ts 0 0 4/ts ही मिलेगा। इसका मतलब ए टी ए एस इक्वल टू ए एस ए टी जो है ये दोनों सेम आ रहे हैं। जब ये सेम आ रहे हैं तो फिर मैं ये जो है फिर मैं फंडामेंटल मैट्रिक्स इस तरह से फाइंड कर लूँगा। ठीक है, अब मैंने चूँकि इनका प्रोडक्ट जो है चेक कर चुका हूँ, ये मैंने ए टी लिया, इसी को मैंने ए एस लिखा, टी को एस से रिप्लेस करके ए एस को मैंने ए टी से मल्टीप्लाई किया, फिर ए टी को ए एस से मल्टीप्लाई किया, वो दोनों प्रोडक्ट सेम आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है, ये पॉइंट आपका इनिशियल पॉइंट 1 जिस पे आप फाइंड करेंगे तो आप फंडामेंटल मैट्रिक्स इस फार्मूला से फाइंड कर लेंगे। फंडामेंटल मैट्रिक्स जो है वो ई की पावर 1 to t ए एस डी एस। अब उसी ए टी को आप ए एस से रिप्लेस कर दें तो 1/s 0 0 2/s आ जाएगा। इसको आप क्या करें, इंटीग्रेट करें विद रिस्पेक्ट टू एस, तो इसकी इंटीग्रेशन आपको मिलेगी log ऑफ s 0 0 और ये मिलेगी 2 log ऑफ s। ठीक है, और जब मैं 1 और t अप्लाई करूँगा, t अप्लाई करने से मुझे मिलेगा log ऑफ t 0 0 2 log ऑफ t। जब मैं 1 अप्लाई करूँगा तो log ऑफ 1 होगा 0। इसी तरह से यहाँ 2 log ऑफ 1 भी होगा 0। तो मुझे मिल जाएगा लोअर लिमिट से नल मैट्रिक्स, और अपर लिमिट अप्लाई करने से मुझे मिल रहा है log ऑफ t 0 0 2 log ऑफ t। अब ये एक्सपोनेंशियल मैट्रिक्स है तो है भी ये डायगोनल। तो मैं आपको बता चुका हूँ पहले कि अगर एक्सपोनेंशियल मैट्रिक्स आपका डायगोनल होगा तो आप उसकी एंट्रीज जो हैं वो ई की पावर में ये लिख लेंगे जो नॉन ज़ीरो एंट्रीज हैं। ज़ीरो तो वैसे ही रहेंगी ऐसे, तो ई की पावर log ऑफ टी जब मैं लिखूँगा तो मुझे टी मिलेगा। ई की पावर 0 ये इसको नहीं करना, सिर्फ जो डायगोनल होंगी ये 0 ही रहेगा, ये भी 0 ही रहेगा, और इसको जब मैं ई की पावर 2 log ऑफ टी लिखूँगा तो ये मुझे टी स्क्वायर मिलेगा। तो मुझे फंडामेंटल मैट्रिक्स मिल गया है। अब इस फंडामेंटल मैट्रिक्स को मैं कह सकता हूँ कि ये उसकी एसोसिएटेड होमोजीनियस वेक्टर डिफरेंशियल इक्वेशन जो है ये इसके लिए फंडामेंटल मैट्रिक्स है। फिर वेरिएशन ऑफ कांस्टेंट फार्मूला जो है वो मैंने लिखा, जो कि अभी हम ये देख चुके हैं। यहाँ पे ये लिखूँगा, ये लिखा,
अब फाई ऑफ टी तो ये मुझे मिला टी 0 टी स्क्वायर, ये लिख लिया। उसके बाद इसी का मैं क्या करता हूँ, इन्वर्स फाइंड करता हूँ। तो इसका इन्वर्स देखिए मुझे क्या मिलना है, इसका इन्वर्स मुझे मिलना है एडजॉइंट ओवर इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। इसका डिटर्मिनेंट मुझे मिल गया है टी क्यूब और एडजॉइंट इसका होगा टी स्क्वायर 0 टी। तो जब टी स्क्वायर को मैं टी क्यूब पे डिवाइड करूँगा तो 1/t यहाँ पे 0 1/t स्क्वायर, और उसको क्या करूँगा मैं, इन्वर्स को मैंने क्या करना है, इनिशियल पॉइंट 1 पे फाइंड करना है। तो ये चूँकि मेरे पास 1/t था तो 1/1 1 0 और ये 1/t स्क्वायर था, तो ये भी 1/1 ये भी 1, तो मुझे क्या मिलेगा, एक 2/2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा, जो कि ये मैंने लिखा हुआ है। अब x0 जो आपके पास इनिशियल वेक्टर है 1 - 2 ये लिखा, प्लस फिर फाई ऑफ t ये लिख लिया, इंटेग्रल 1 to t फाई इनवर्स s, ये आप फाई इनवर्स आपको पता है, आपको मिला था 1/t 0 1/t स्क्वायर, लेकिन उसको चूंकि आपने s की फॉर्म में लिखना है तो वो बन जाएगा 1/s 0 1/s स्क्वायर, और bs जो है वो आपके पास ये है t स्क्वायर, t इसको आपने s से रिप्लेस कर देना तो ये s स्क्वायर s बन जाएगा। ये इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करें पहले। इन दोनों का प्रोडक्ट आपको क्या मिलना है, फर्स्ट एलिमेंट s और सेकंड एलिमेंट जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/s। इसको आप इंटीग्रेट करें, इसकी इंटीग्रेशन आपको मिलेगी s²/2 और इसकी इंटीग्रेशन log ऑफ t। इसकी इंटीग्रेशन मैं आपको कह चुका हूँ कि इसकी इंटीग्रेशन आपको मिलनी है s²/2 और इसकी log ऑफ s। जब उनमें आप अपर और लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे, अपर लिमिट अप्लाई करने से ये बन जाएगा आपको t²/2 और ये बन जाएगा log ऑफ t। लोअर लिमिट अप्लाई करने से ये चूँकि s²/2 था तो उसमें लोअर लिमिट जब अप्लाई करेंगे तो -1/2 मिलेगा। इसी तरह से इसमें जब अप्लाई करेंगे तो ये log ऑफ 1 बनेगा, log ऑफ 1 0 होगा। तो आपको ये इस मैट्रिक्स को इंटीग्रेट करने के बाद और जब उसमें अपर और लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे तो अगेन एक मैट्रिक्स मिलेगा 2/1 का, और उसकी एंट्रीज होंगी, फर्स्ट एंट्री जो है t²/2 -1/2 और सेकंड एंट्री होगी उसकी log ऑफ t। तो उसको जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको अगेन चूँकि ये 2/1 का ये 2/2 का, तो आपको जो रिजल्टेंट मिलना है वो 2/1 का मैट्रिक्स मिलना है, तो ये मिलेगा 1/2 t क्यूब -1/2 t स्क्वायर log ऑफ t। अब इन दोनों को सम करेंगे तो आपको ये रिजल्ट मिलेगा इस प्रॉब्लम का। अंडरस्टैंड? अल्लाह हाफिज़।